नमस्कार छात्रों। आज एक अलग विषय को लेकर हम आए हैं। उत्तर कैसे लिखें। छात्रों के जीवन में परीक्षा एक महत्वपूर्ण विषय होता है। परीक्षा छात्रों को देना ही पड़ता है, लेकिन परीक्षा देना एक कला होती है और उस परीक्षा में उत्तर लिखना भी एक कला होता है। तो आइए आज के स्लाइड में हम उत्तर कैसे लिखें इस पर चर्चा करते हैं। मैंने यहाँ पर उत्तर लिखने के लिए इसे कुछ बिंदुओं में विभाजित किया है। आइए हम इसे इस प्रकार से देखते हैं। सबसे पहले जब उत्तर आप लिखोगे तो उत्तर का जो पहला भाग होता है वह होता है भूमिका या प्रस्तावना का। तो सबसे पहले आपको उत्तर में भूमिका और प्रस्तावना लिखनी होती है, जिसमें आप चाहे तो कहानी पर यदि प्रश्न है या कविता पर है तो उसकी मूल संवेदना को आप भूमिका में लिख सकते हैं। पहले परिच्छेद में भूमिका का 2 परिच्छेद हम भूमिका में लिख सकते हैं। अब दूसरा परिच्छेद जो है उसमें आप लेखक का संक्षिप्त परिचय वहां पर दे सकते या देना चाहिए। लेखक का संक्षिप्त परिचय में ज्यादा से ज्यादा आप 3 पंक्तियों में इसे पूरा कर दीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि छात्र बुद्धिमान होते हैं और उन्हें लेखक का परिचय अच्छी तरह याद होता है। पेपर जांचते समय मैंने स्वयं अनुभव किया कि छात्रों ने लेखक का परिचय ही इतना बड़ा लिख दिया कि जिसे देखकर कम से कम आधा उत्तर हो जाता है। 1.5 पेज तक उन्होंने लेखक का परिचय लिखा हुआ था। तो याद रहे, परिचय अधिक से अधिक परिचय नहीं, क्षमा कीजिए, भूमिका जो है वह अधिक से अधिक 6 पंक्तियों में आपको पूरा कर लेना चाहिए। इस भूमिका में पहले 4 पंक्तियां मूल संवेदना को लीजिए और बाकी की 2 पंक्तियां लेखक का संक्षिप्त परिचय दीजिए और उसे वहां पर पूरा कर दीजिए। समय बिल्कुल वहां पर आपको गंवाना नहीं है। इससे पूर्व की स्लाइड में परीक्षा कैसे दे, परीक्षा में पेपर कैसे लिखे या कैसे दे, इस पर हमने विस्तार से चर्चा की है कि 10 अंक के प्रश्न के लिए आपको 24 मिनट देना चाहिए और 4 पेज में लिखना चाहिए। इसे लेकर हमने विस्तार से चर्चा की है। तो उत्तर लिखते समय सबसे पहले भूमिका का होना बहुत जरूरी है। दूसरा, मूल उत्तर का आपको आरंभ कर देना चाहिए। जो प्रश्न आपको पूछा गया है उस प्रश्न को लेकर उसका जो मूल उत्तर होता है वहां लिखना शुरू कर देना चाहिए, बड़ा और विस्तार से। तीसरा है, यह उत्तर जो है आपका बिंदुओं के आधार पर लिखा जाना चाहिए। यह अनिवार्य नहीं कि बिंदुओं के आधार पर, पॉइंट्स या मुद्दों के आधार पर लिखना अनिवार्य नहीं होता है, किंतु बिंदु अर्थात कि पॉइंट्स, मुद्दे, इस आधार पर उत्तर लिखा जाना चाहिए ताकि पेपर जांचने वाला सबसे पहले उत्तर जब वह जांचता है तब उसकी नजर उत्तर में लिखे हुए बिंदुओं पर उसकी जाती है। इसका प्रभाव उस जांचने वाले पर पड़ता है और कहीं न कहीं सकारात्मक अंक, ज्यादा से ज्यादा अंकों से मिलने लगते हैं। चौथा वाला है, संदर्भों का प्रयोग आपको अवश्य इसमें करना चाहिए। अब संदर्भ, जिसे कोटेशन कहा जाता है, कई बार ऐसा होता है कि संदर्भों का प्रयोग करें तो छात्र संदर्भ शब्द लिख देते हैं और कहते हैं कि सर हमने तो संदर्भों का प्रयोग किया है। ये अज्ञानवश होता है, इसमें छात्रों की गलती नहीं होती है।
तो आपको संदर्भों का अर्थात कि कहानी में जो संवाद दिए हैं, अर्थात कि जो डायलॉग्स होते हैं, जैसे कि फिल्मों के डायलॉग्स होते हैं वैसे कहानियों में भी डायलॉग्स होते हैं, उन डायलॉग्स को, संवाद को संदर्भ कहा जाता है। कविता की पंक्तियों को संदर्भ कहा जाता है। कविता को लेकर यदि कोई प्रश्न पूछा गया है तो कविता की पंक्तियां वहां पर होनी चाहिए। कहानी को लेकर है तो कहानी का संदर्भ उसमें होना चाहिए। कम से कम आपको 3 से 4 संदर्भों का प्रयोग 10 अंक के उत्तर के लिए करना चाहिए। आपको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा अंक मिल सकते हैं। और साथ ही जब आपने संदर्भ लिखा है तो संदर्भों के नीचे आपको क्या करना है, उसे अधोरेखांकित करना है, उसे अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन मैं इसलिए कह रहा हूं संदर्भ लिखते समय, क्योंकि आपने संदर्भ तो लिखा है, उत्तर जांचने वाले को यह संदर्भ पॉइंट्स के बाद, बिंदु के बाद सीधा संदर्भ दिखना चाहिए। तो दिखने के लिए क्या किया आपने, अंडरलाइन कर दिया, अधोरेखांकित कर दिया। तो पहली नजर उसकी पॉइंट्स पे जाएगी, दूसरी नजर जिसे आपने अधोरेखांकित किया, अंडरलाइन किया, उस वाक्य पर जाएगी। आपको वो काम करना है, उत्तर जांचने वाले की नजर से उसे उत्तर जांचने नहीं देना है, बल्कि आपको ये बताना है कि मैं जो बता रहा हूं उसे जांचो। इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है कि मैं जो दिखा रहा हूं, जो बता रहा हूं, उसे ही जांचो। अर्थात आप पॉइंट्स बताया, उसको अंडरलाइन किया, आपने संदर्भ दिए, उसको अंडरलाइन किया, आप उन्हें दिखा रहे हैं कि इसे देखो और इसे जांचो, तो आपको ज्यादा से ज्यादा अंक मिल सकते हैं। अंत में आपको निष्कर्ष लिखना है और ये निष्कर्ष वास्तव में संपूर्ण उत्तर का सारांश होता है, निचोड़ होता है। और ये निष्कर्ष 2 भागों में लिखा जाना चाहिए। इसमें पहले परिच्छेद में उत्तर का सारांश हो और दूसरे में प्रासंगिकता या अपना मत वहां पे रखा जाना चाहिए। जो उत्तर आपने लिखा है वहां आपने सारांश बताया पहले परिच्छेद में, दूसरे में आपका मत वहां पर बताना चाहिए। इसे और थोड़ा सा हम उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। यहाँ हमने एक द्वितीय वर्ष एसएल का एक पाठ विवेकानंद जी पर आधारित है, युवाओं से संबोधन। उसका एक उदाहरण हम यहाँ पर ले रहे हैं। यहाँ एक प्रश्न पूछा गया। प्रश्न है, विवेकानंद के युवाओं से संबोधन अंश में भारत पुनरुत्थान के लिए आदर्श अनुष्ठान के निर्देश दिए हैं, समझाइए। अब अपने प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करना है। तो जैसे कि हमने कहा कि पहला परिच्छेद किसका होना चाहिए, प्रस्तावना या भूमिका का। तो यहाँ हमने प्रस्तावना का यहाँ पर पॉइंट्स डाल दिया है, बिंदु लिख दिया है और यहाँ हाइफन योजक चिन्ह दे दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, परिच्छेद बना दिया। ये तकनीक आपको सीखना चाहिए और परिच्छेद बनाकर ही इसे लिखना चाहिए। परिच्छेद देखिए किसके नीचे है, ना समाप्त होने के बाद ये परिच्छेद यहाँ से शुरू होता है। और फिर आपको यहाँ पर जो मूल संवेदना होती है, जैसे मैंने कहा, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। दूसरा, आप इस प्रश्न में जो पूछा गया है वह आप यहाँ पर बता सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर लेखक का परिचय बता सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि मूल संवेदना के साथ लेखक का परिचय वहाँ देना जरूरी है, लेकिन यदि देते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। यहाँ हम प्रस्तावना देखते हैं। इस तरह से यहाँ पर प्रस्तावना बनी है। दूसरा, जैसे कि कहा कि मूल उत्तर। अब मूल उत्तर जब आप लिख रहे हैं तो ये पॉइंट्स वहां देने की जरूरत नहीं है। ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है कि मूल
उत्तर योजक चिन्ह हाइफन जो भी है और उसको अंडरलाइन किया। यह आवश्यक नहीं है, लेकिन लिख भी देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब इस मूल उत्तर में आपको विस्तार से लिखना होता है। आप यहाँ पॉइंट्स डाल के लिख सकते हैं, परिच्छेद में लिख सकते हैं, और संदर्भों का उसमें होना जरूरी होता है। अब ये मूल उत्तर हमने लिखना शुरू कर दिया। अब इसके बाद हम इसे जब आगे बढ़ा रहे हैं तो उसमें हम पॉइंट्स डालकर लिखते हैं, बिंदु देकर लिखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ दिया, आदर्श अनुष्ठान के निर्देश कौन कौन से, प्रश्न में जो पूछा गया था। तो निर्देश कौन से, मैंने यहाँ पर उसे बिंदुओं में विभाजित किया। पहला हमने किया आत्मशक्ति, प्रेम और शांति नामक जो है, ये सब हमने एक पॉइंट्स बनाया। उसका हमने क्या किया, विश्लेषण किया। और विश्लेषण के बाद हमने क्या किया, इसमें संदर्भ दिया है। और संदर्भ को हमने क्या किया, यहाँ पर अंडरलाइन करने का काम किया है। ये देखिए, ये अंडरलाइन किया हुआ है हमने यहाँ पर। इस तरह से इसके नीचे से अंडरलाइन होना चाहिए। तो अंडरलाइन आपको यहाँ पर कर लेना चाहिए। तो संदर्भ जब आप लिख रहे हैं, ऐसे समय में आपको यहाँ से एक छोटा यहाँ परिच्छेद बना लीजिए। वाक्य अगर यहाँ पर आता है तो यहाँ कॉमा डालिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने कॉमा डाला है। और उसके बाद नीचे वाले पंक्ति में आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ आपको हमेशा डबल इनवर्टेड कॉमा में ही लिखना चाहिए, और डबल इनवर्टेड कॉमा में इसे पूरा करना चाहिए, है ना। दोहरे अवतरण चिन्ह में इसको पूरा कर देना चाहिए। हमने क्या किया, वाक्य जहां समाप्त हो गया, वाक्य कहीं पर भी समाप्त हो सकता है, तो उसके नीचे से आपको दूसरी पंक्ति में संदर्भ लिखना चाहिए और संदर्भ को अंडरलाइन करना चाहिए, आधो रेखांकन करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, आप इस पॉइंट्स को हाइलाइट्स कर रहे हैं, ये पॉइंट्स जांचने वालों को दिख रहा है, और उसके बाद क्या दिखता है, संदर्भ दिख रहा है। आप जांचने वाले को दिखा रहे हैं कि भाई मेरे ये पॉइंट्स देखो, ये मेरा संदर्भ है, इसे देखो, और आपने सही लिखा है। तब ऐसे इसमें जांचने वाला इसे ज्यादा से ज्यादा अंक देता है। अब यह संदर्भ को और पॉइंट्स को दोनों को मिलाकर 1 से लेकर 2 अंक भी मिल सकते हैं। संदर्भ को बहुत बार देखा गया है कि जांचने वाला 1 अंक भी दे देता है, एक संदर्भ को 1 अंक मिल जाता है। तो हम यही गलती करते हैं कि हम संदर्भ ही नहीं लिखते हैं। जहां अंक हमें मिल रहा है वो अंक हम ले नहीं रहे हैं। संदर्भ दीजिए, अंक लीजिए। आप 4 संदर्भ दीजिए, 4 अंक मिल जाएंगे, और फिर पॉइंट्स के अलग अंक मिलेंगे, उसके विश्लेषण के अंक मिलेंगे। तो इस तरह से आपको ज्यादा से ज्यादा अंक यहाँ मिलेंगे। या फिर हमने उदाहरण स्वरूप यहाँ पर पॉइंट्स दिए हैं, इसका विश्लेषण नहीं किया, लेकिन ये पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। अगला वाला है निष्कर्ष, जिसे हम वस्तुतः के रूप में भी संबोधित कर सकते हैं। आप चाहे तो निष्कर्ष लिखिए, आप वस्तुतः कह सकते हैं, आप इसे उपसंहार कह सकते हैं, आप सारांश, ऐसा उसे बिंदु या पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हैं। अब ये सारांश जो है, ये वस्तु निष्कर्ष जो है, ये 2 परिच्छेदों में होना चाहिए, जैसे मैंने कहा था। अब इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये परिच्छेद ऐसा लिखा हुआ है। ये परिच्छेद पर लिखना नहीं है। परीक्षा में ऐसा परिच्छेद शीर्षक देकर लिखना नहीं है, ये छोड़ देना है, इसे कट कर देना है, ये नहीं लिखना है। अब पहला परिच्छेद हमने लिखा, पहले परिच्छेद में क्या लिखा, संपूर्ण उत्तर में हमने क्या दिया, मैंने क्या बताया है, उसको यहाँ पर मैंने समझाने का काम किया, यानी उसका सारांश यहाँ पर दिया। और दूसरे परिच्छेद में मैंने अपना मत रखा है कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ, मेरी इसके बारे में क्या राय है, इसमें क्या अच्छी बात है, क्या गलत बात है, आज क्या इसकी आवश्यकता है। इसे लेकर यहाँ पर ये परिच्छेद पूरा करना चाहिए। इस तरह से हम जो है ये
एक आदर्श उत्तर बना सकते हैं। लेकिन कुछ इसमें और छोटी बातें हैं जिसमें वर्तनीगत दोष, अंग्रेजी में जिसे स्पेलिंग कहते हैं, जिसे ग्रामर व्याकरण कहा जाता है, उसकी ओर भी छात्रों को ध्यान देना चाहिए। हम व्याकरण की तरफ या वर्तनीगत दोष की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। अगर व्याकरण आपका ठीक है तो इसका जांचने वाले पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है और ज्यादा से ज्यादा अंक मिलते हैं। आपको व्याकरण में कविता का शीर्षक, कहानी का शीर्षक, लेखक का नाम, लेखक की कृतियों के नाम, कम से कम इन बातों में गलती कतई नहीं करना चाहिए। आप लिख रहे हैं प्रश्न का उत्तर और लेखक का नाम गलत लिख दिया, कहानी का नाम गलत लिख दिया, यहीं पर आपका गलत प्रभाव पड़ता है और आपको अंक नहीं मिलते हैं, यानी वहां पर काट दिए जाते या कम अंक मिलते हैं। अब कोई समझदार होगा, सोचेगा कि ठीक है जाने दो, मार्क देते हैं। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति अनुशासन का पालन करते हैं, फिर ऐसे समय में न्याय नहीं दे पाएंगे। और इस व्याकरण के साथ जो है, यहां आपका उत्तर पूरा हो जाता है। मुझे लगता है कि आप के लिए आज जो मैंने उत्तर कैसे लिखे इस विषय पर जो निर्देश दिए हैं, आपके काम में आएगा। आप उसका इस्तेमाल करोगे और आप ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करोगे, ऐसी मैं आशा करता हूं और आपको परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार।